इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये पार्ट डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट पैरामीटर प्राइमरी साइड में हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं सारे पैरामीटर्स को। उसके लिए मैंने इक्विवेलेंट पैरामीटर मॉडल का यूज़ किया। यहाँ पे क्या किया कि सारे पैरामीटर्स को, सारे जो रेसिस्टेंस हैं या रिएक्टेंस हैं, वोल्टेज है या करंट है, इन सब को मैंने ट्रांसफ़र किया था प्राइमरी साइड में यूजिंग दिस रूल E1 इक्वल टू E2 डैश इक्वल टू A E2 और V2 इक्वल टू A V2, I2 डैश इक्वल टू I2 बाई A, X2 डैश इक्वल टू A स्क्वायर X2 एंड R2 इक्वल टू A स्क्वायर R2। तो इसके बेसिस पे ये हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ये आया था जिसको हमने यहाँ पे देखा था। अब हम इसका देखेंगे कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड एंड रेफर टू सेकेंडरी साइड। जैसे कि अगर मुझे ये प्राइमरी साइड में रेफर किया, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है प्राइमरी साइड में कैसे रेफर करते हैं, उसकी तरह से अगर सेकेंडरी साइड में रेफर करना होगा तो यहाँ दोनों में याद करने के लिए आसानी ये है कि यहाँ E1 इक्वल टू E2 डैश इक्वल टू A E2 है। यहाँ ठीक उल्ट इसका जो है अपोजिट होता है, E1 डैश हो जाएगा, E2 हो जाएगा एंड E1 बाई A हो जाएगा। E1 बाई A मीन्स क्या है कि ये वो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है जिसको हम सेकेंडरी में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये वो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है जिसको हम सेकेंडरी में ले जा रहे हैं। ये वो प्राइमरी साइड का करंट है जिसको हम सेकेंडरी में ले जा रहे हैं। ये प्राइमरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस है जिसको सेकेंडरी साइड में रेफर कर रहे हैं। और ये प्राइमरी साइड का रेसिस्टेंस है जिसको सेकेंडरी साइड में रेफर किया जा रहा है। तो सेकेंडरी में रेफर करने में रेसिस्टेंस को डिवाइडेड बाई A स्क्वायर है, रिएक्टेंस में भी डिवाइडेड बाई A स्क्वायर है। लेकिन जब यही सेकेंडरी साइड प्राइमरी में जाता है तो मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर यहाँ हो जा रहा है। ये दोनों रिलेशन को रिएक्टेंस में और रेसिस्टेंस में टर्म स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब हम सेकेंडरी से प्राइमरी में आते हैं तो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी जाते हैं तो स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट करंट और वोल्टेज क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्म मल्टीप्लाइड बाई द सेकेंडरी वोल्टेज। अगर आप कर देंगे टर्म रेशियो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंडरी वोल्टेज तो ये प्राइमरी रेफर्ड निकल जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज का। तो ये दोनों कंपैरिजन यहाँ पे है। अब हम इसका देखेंगे अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। ये कैसे बनाते हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ। इससे पहले जो मैंने खींचा है वो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अप्लाइड वोल्टेज V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मान लेते हैं कि V1 अप्लाइड वोल्टेज जो है वो हमारा जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E1 है, E1 के बराबर है। शंट ब्रांच इज मूव टू द सोर्स। शंट ब्रांच को हम सोर्स साइड में मूव कर सकते हैं। ये जो शंट ब्रांच था पहले, ये शंट ब्रांच, यही शंट ब्रांच है, ये पहले यहाँ पे था, ये पहले यहाँ पे था। अब इसको हमने क्या किया कि यहाँ से हटा करके, क्योंकि ये पैरेलल है, यहाँ रखें या इधर रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये प्राइमरी रेसिस्टेंस है R1, ये प्राइमरी रिएक्टेंस है X1 और ये सेकेंडरी रेसिस्टेंस है रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। ये ध्यान देने वाली बात है। और ये सेकेंडरी रिएक्टेंस है रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। तो ये रिएक्टेंस और ये रिएक्टेंस दोनों ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों क्या है, एक ही यूनिट का है। और ये रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो इसको R इक्विवेलेंट 1 कह देंगे और इस दोनों को X इक्विवेलेंट 1 कह देंगे। 1 इसलिए कह रहे हैं कि टोटल लीकेज रिएक्टेंस इन प्राइमरी साइड एंड ये टोटल रेसिस्टेंस इन प्राइमरी साइड। और रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को जब ऐड करते हैं तो ये इम्पीडेंस बन जाता है। और ये I2 डैश वो करंट है जो सेकेंडरी से प्राइमरी में रेफर किया गया है और ये V2 डैश वो वोल्टेज है जो सेकेंडरी से प्राइमरी साइड में रेफर किया हुआ है। ये प्राइमरी का करंट है I1। तो I1 किसके इक्वल होगा, I5 प्लस I2 डैश के इक्वल हो जाएगा ये। तो ये I2 डैश वो करंट है जो
सेकेंडरी साइड का है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट वैल्यू प्राइमरी साइड से कितना निकल के आएगा, ये मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो पहले के वीडियो देख के आप इसको समझ सकते हैं। अब यह एक्साइटिंग करंट, ये आई फाई इज कॉल्ड एक्साइटेशन करंट और एक्साइटिंग करंट, इसका वैल्यू क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू I1। I1 इज द प्राइमरी साइड करंट, ये लेस देन इवन 5% से भी ये कम होता है प्राइमरी करंट के, ये बहुत कम होता है। इट्स पॉसिबल टू रिमूव द शंट, तो हम ये शंट ब्रांच हटा ही देते हैं। जब शंट ब्रांच हटा देंगे उसमें का, तो ये आपके पास सिर्फ R इक्विवेलेंट 1 और X इक्विवेलेंट 1 जो है बचेगा, और इसको क्या कह देंगे, Z इक्विवेलेंट कह देंगे। अब ये हमारा हो गया रेफर टू प्राइमरी साइड। अगर यही सेकेंडरी में ले जाएंगे तो R इक्विवेलेंट 2 कहना पड़ेगा इसको, और इसको X इक्विवेलेंट 2 कहना पड़ेगा, और ये X इक्विवेलेंट 2 इन दोनों को सम करेंगे तो ये हमारा Z इक्विवेलेंट 2 के बराबर हो जाएगा। R इक्विवेलेंट 2 कितना होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी साइड में है, तो सेकेंडरी साइड का इसमें क्या लिखेंगे, सेकेंडरी साइड का रेसिस्टेंस जो कि है R2 प्लस प्राइमरी साइड का रेसिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड, वो कितना होगा, R1 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। A क्या है, टर्न रेशियो है N1/N2। उसी तरह से ये X2 डैश अगर आपको लिखना है, X इक्विवेलेंट 2 लिखना है, तो वो सेकेंडरी टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है, तो X2 सेकेंडरी का ये अपना रिएक्टेंस हो गया इसका, प्लस क्या करेंगे, जो प्राइमरी का रिएक्टेंस है जो सेकेंडरी साइड में आया है, तो वो क्या होता है, X1 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो ये आपका टोटल रिएक्टेंस हो गया रेफर टू द सेकेंडरी साइड, और ये आपका टोटल रेसिस्टेंस हो गया रेफर टू सेकेंडरी साइड, और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंपीडेंस मिल जाएगा। ये सेकेंडरी का वोल्टेज है, ये V1 डैश वो वोल्टेज है जो प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में रेफर किया गया है, I1 डैश वो करंट है जो प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में रेफर किया गया है। अगर इसका वैल्यू समझना है तो इस रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं, I1 बाई I2 इक्वल टू कितना होता है, N2 बाई N1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1, ये हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1। अब यहां से देखिए कि इसमें से अगर हम इसको इधर भेज दें, यहां से I2 को अगर हम एलिमिनेट करें इसी रिलेशन से जो हम यहां लाके लिखते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि I1 मल्टीप्लाइड बाई N1 बाई N2, N1 बाई N2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, इक्वल टू I2, इक्वल टू आ जाएगा I2। अब ये देखो कि ये जो आपका है वैल्यू N1 बाई N2, ये क्या है, टर्न रेशियो है ट्रांसफार्मर का, इसको ही तो A कहते हैं, टर्न रेशियो। तो इसका मतलब है I1 मल्टीप्लाइड बाई A, दिस I1 मल्टीप्लाइड बाई A इज कॉल्ड I1 मल्टीप्लाइड बाई A मीन्स टर्न रेशियो इज इक्वल टू I2, और इसी वैल्यू को I1 मल्टीप्लाइड बाई टर्न रेशियो, ये जो है आपका हो जाएगा, इसी को कहा जाता है I1 डैश, यानी कि प्राइमरी करंट रेफर टू सेकेंडरी साइड। मान लीजिए कि प्राइमरी करंट आपका जो है कि 5 एम्पियर है, प्राइमरी 50 एम्पियर है मान लीजिए, और टर्न रेशियो मान लिया जाए कि इसका जो है कि 2 आता है, तो ये प्राइमरी करंट रेफर टू जो सेकेंडरी साइड हो जाएगा तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, जबकि प्राइमरी में 50 ही है, लेकिन ये करंट जब रेफर टू सेकेंडरी साइड जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड। अब इसको सबको एक जगह मैंने इसको क्या कर दिया है कि क्लब कर दिया है कि ताकि ये याद रखने में आसानी हो, एक जगह ये सारे चीज़ों को
क्लब किया हुआ है। एक बार इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। अब इसको पूरे को मॉडल को आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये आपका क्या बन गया, आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट तो निकाल लिए थे पहले से, एक्स इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट ये हमारा क्या है, प्राइमरी साइड का करंट जो है, शंट वाला पैरामीटर को हटा दिया, इसमें जो करंट जा रहा था। जैसे कि हमारा I1 जो है ये क्या होता है, I1 इक्वल टू शंट करंट जो पैरेलल ब्रांच में है का करंट है I5, मैंने I0 से भी कई जगह लिखा है, तो I5 या I0 एक ही है, प्लस I2 डैश। तो अगर इसमें से इस वैल्यू को अगर हटा दिया जाए, इस वैल्यू को अगर हटा दें, ये मान ले कि नहीं है, तो वो शंट वाला पार्ट हट जाएगा। तो I1 जो है ये नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगा, I2 डैश के नियरली इक्वल हो जाएगा। तो ये V2 डैश क्या है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज जो है वो प्राइमरी साइड में ट्रांसफर हो गया है। अगर ये मान लिया इम्पीडेंस भी अगर होता तो वो भी ट्रांसफर हो जाता। तो अब यहाँ से KVL लगा के हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V2 डैश ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप I2 डैश आर इक्विवेलेंट प्लस जे I2 डैश एक्स इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे, हम इस रिलेशन को फेजर डायग्राम के फॉर्म में इस रिलेशन को मुझे ड्रॉ करना है, इस रिलेशन को। तो ये रिलेशन आपको याद करना है। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल चीज है, ये हम इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं। और वो किस चीज का हम ड्रॉ करते हैं, AC के लिए वोल्टेज का ड्रॉ करते हैं, करंट का ड्रॉ करते हैं और फ्लक्स का ड्रॉ करते हैं। तीन ही चीज का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वोल्टेज, करंट एंड फ्लक्स। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फेजर वो होता है जो टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, घटता है, बढ़ता है, जीरो भी होता है, निगेटिव भी जाता है। लेकिन वेक्टर के केस में अगर आप देखेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ घटता बढ़ता नहीं है। तो अब इसको क्या है कि एक डायग्राम पे दिखाना है, जिसको हम लोग फेजर डायग्राम कहते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। तो हमने क्या किया, V2 ले लिया, V2 एक रेफरेंस लाइन लिया, इस पे क्या कर लिया, मान लिया कि करंट हमारा जो है लैगिंग है, I2 डैश लैगिंग है, नहीं कि पीछे पीछे, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो V2 डैश आगे रहेगा, ये लैगिंग हो गया पीछे। अब इसमें जो है I2 आर इक्विवेलेंट इस I2 के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस में और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। जिधर रेसिस्टेंस चलता है, रेसिस्टेंस में ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये, और इस करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, इसलिए ये लाइन इसके पैरेलल होगा। अब रिएक्टेंस वाला जब ड्रॉ करेंगे तो रिएक्टेंस में J लगा हुआ है, तो उसके वजह से ये एंगल 90 डिग्री यहां आ जाएगा। तो JI2 एक्स इक्विवेलेंट डाल दिया। अब इसको जो है इससे इसको जब हम मिला देंगे एक्स इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, तो ये हमारा Z इक्विवेलेंट बन जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद यहां से इसको मिला देंगे तो ये हमारा V1 मिल जाएगा। V1 को अगर देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं V2 डैश प्लस I2 आर इक्विवेलेंट प्लस JI2 एक्स इक्विवेलेंट इक्वल टू ये V1 हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म एडिशन, ये प्लस ये इक्वल टू V1। और ये डेल्टा जो है ये एंगल है बिटवीन V1 एंड V2 डैश का, ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए है। इसी तरह से जब लीडिंग पावर फैक्टर के लिए खींचेंगे तो ये I2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट देखते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए सेम रिलेशन आपको याद रखना है, V1 इक्वल टू V2 डैश प्लस I2 आर इक्विवेलेंट प्लस JI2 डैश एक्स इक्विवेलेंट। ये रेफरेंस लाइन ले लिया। अब करंट क्या होगा, इसके ऊपर आएगा, लीडिंग है, ये I2 ऊपर आ गया। फिर क्या करेंगे, इसके हेड पे ये कर दिया I2 पैरेलल होता है I2 के, I2 डैश आर इक्विवेलेंट। फिर ये ड्रॉ कर दिया, ये जो लाइन है आपका, ये लाइन आपका जो है I2 आर इक्विवेलेंट जो है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल हो गया। और इस पे ये 90 डिग्री एंगल खींच दिया। अब यहां से मिलाएंगे तो ये Z दे देगा हमारा, और लास्ट वाले को जब मिला देंगे तो वो हमारा V1 दे देगा। तो इस तरह से ये हमारा लीडिंग पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम खींचा गया। सारे पैरामीटर आप ध्यान रखें कि ये रेफर टू प्राइमरी साइड है। तो इसमें हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का जो है कि कैसे हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे जो है कि हम इसको फेजर डायग्राम लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए खींच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेम प्लेट ट्रांसफार्मर की रेटिंग कैसे होती है, और कुछ न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे।